नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। कोई किस किस को इसका आंसर पता है कि व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल? कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद है, ठीक है, तो सॉरी कोई भी सेल मौजूद है उसको कंट्रोल क्या कर रहा होता है? सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। आप ये ज्यादा सही से आंसर दे सकते हैं कि सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस कर रहा होता है, यानी कि सेल विच इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा था। दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 के अंदर 1838 के अंदर इसको जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 के अंदर इसको स्टडी किया था। और क्यों स्टडी कैसे कर लिया था? क्योंकि अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखें इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको न्यूक्लियस प्रोमिनेंट वो पोर्शन नजर आएगा, ठीक है। बाकी हो सकता है आपको नजर ना आए, तो न्यूक्लियस थोड़ा सा आपको इस तरह से नजर आएगा, तो उसको उसने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है न्यूक्लियस अमूमन, ये एवरेज बताई जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे के सारे जो है वो 10 माइक्रोमीटर हो, ये एवरेज बताई जाती है। अच्छा, अब इम्पोर्टेड क्यों है? बिकॉज दैट इज अ कंट्रोल मैनेजर ऑफ डीएनए, या आप कंट्रोल मैनेजर ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, और जाहिर सी बात है सेल आपकी पूरी बॉडी बना रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका डीएनए जो है वो वैसे वैसे कोड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि आपकी पूरी पूरी लाइफ को सस्टेन कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होगी। कुछ सेल जो है उनके अंदर जस्ट एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनको क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लिएट, ठीक है। क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। और कुछ के अंदर क्या है कि दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं डाइन्यूक्लिएट। कुछ के अंदर तीन भी हो सकते हैं, ट्राइन्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। और कुछ के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट की एग्जांपल दूंगा, आपका जो न्यूरॉन सेल है इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। जबकि मल्टी न्यूक्लिएट की एग्जांपल दें तो आपका मसल जो है स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल जो आपके पट्टे हैं, इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, ठीक है, कि न्यूक्लियस किन किन चीजों का बना होता है। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स। ये वो पोर्शन है जिनसे जो है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना होता है। ये उसकी डिवीजन है, ये उसके पार्ट्स हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना होता है, ठीक है। तो आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस जो है उसको बाउंड किया होता है मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस देखना चाहें तो उसमें देखें ट्रू और फॉल्स न्यूक्लियस का नाम आता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस यही है कि एक में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और एक में होता है फॉल्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस में क्या मुराद है? अगर मैं आपके सामने इधर ड्रा करूं स्ट्रक्चर एक किसका? प्रोकैरियोट सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का, तो ये आपके पास है यूकैरियोटिक सेल, और उसके अंदर आपको सेंटर में न्यूक्लियस इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। जबकि जब आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस किस तरह से मिलेगा? इस तरह से जो डीएनए है वो इस तरह से पड़ा होगा, ठीक है। जस्ट डीएनए पड़ा हुआ है, साथ में हो सकता है प्रोटीन वगैरह मौजूद हो। तो दोनों में फर्क क्या है? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती प्रोकैरियोट के अंदर, जबकि ये मौजूद होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। दोनों में फर्क यही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती है। और अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करूं, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया और ये इस तरह से। अच्छा, अब जो है दूसरी मेम्ब्रेन में ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन आ गई इसकी। अब मैं ड्रा करता हूँ इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को ड्रा करते हैं इस कलर से। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है, जो इधर आ रही है, वो सीधी कंटिन्यूस होती है राइबोसोम के, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो कंटिन्यूस होगी इस तरह से, यानी कि ये मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है।
और ये सीधा कंटिन्यूस होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अंदरूनी जो इंडर मेम्ब्रेन है वो सेल के पोर्शन जो है, जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, उनको क्या कर रही है, उनको कंट्रोल वगैरह, उनको सेपरेट कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से। जबकि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो सीधा कंटिन्यूस है किसके साथ? वो कंटिन्यूस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स मौजूद है इसके अंदर। हल्के हल्के आपको इस तरह से सुराख नजर आएंगे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। उसकी वजह क्या है? सेल के अंदर जो भी चीजें जाएंगी या जिनके मटेरियल एक्सचेंज जो है सेल के अंदर, किसी चीज में जाना है या किसी चीज में बाहर निकलना है। मिसाल के तौर पर मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, तो वो सेल से बाहर आता है, तो वो बाहर किस तरह से आएगा? वो इन पोर्स के जरिए बाहर आएगा। इसी तरह नए चीजें जो बनती हैं वो भी यहीं से बाहर आएंगी। इसी तरह कोई सेल के अंदर किसी चीज में, न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज में जाना है, तो वो भी इनको इनके अंदर से जाएंगे। और इन सुराखों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। आउटर जो लेयर है वो सीधा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसने अंदर वाले मटेरियल को कवर किया होता है। ठीक है, उसने अंदर वाले मटेरियल को कवर किया होता है। यानी कि अगर मैं इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, यहाँ से मैं जो है उसे फिल कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसे फिल करूं तो ये इनर मेम्ब्रेन अंदर आ गई है। अब बात करते हैं बाहर वाले मेम्ब्रेन की। तो ये पोर जो है किस तरह से मौजूद होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपके सामने ड्रा करूं ना, ये इस तरह से ये पोर आ गया, ये आप ऊपर से देख रहे हैं पोर को सामने से, और इसके आसपास जो है बाकी पोर की शेप किस तरह से होती है वो बता रहा हूँ। तो पोर की शेप जो है वो इस तरह से होती है, जिस तरह आपके पास फूल होता है। ठीक है, इस तरह से एक पोर होता है, और ये इस तरह से समझ लें। ठीक है, देखिए आपको ट्यूब सी नजर आ रही है ना। ठीक है, ये ट्यूब सी क्या है? ये ट्यूब सी न्यूक्लियस से बाहर निकली होती है इस तरह से। और ये जो है, ये जो आपको अंदरूनी पोर्शन नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? यहाँ से चीजें अंदर और बाहर जाती हैं, यहाँ से। ठीक है, ये अंदरूनी जो पोर्शन है, यहाँ से चीजें अंदर और बाहर जाती हैं। ठीक है, अंदर और बाहर जाती हैं, तो इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो आपको हल्के के जो मैंने सुराख बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, और ये किस लिए होते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, हाफ दी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए होते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या है कि एक डार्क स्टैंड बॉडी है। स्टैंड बॉडी से मुराद ये है, अब देखें स्टैंड बॉडी का नाम उसने जिक्र कर दिया है। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था जो स्टैंडिंग टेक्निक होती है। ठीक है, स्टैंडिंग टेक्निक, उसके अंदर क्या होता है कि जब स्टेन डालते हैं चेक करने के लिए सेल की स्टडी, तो न्यूक्लियस के अंदर एक पोर्शन बहुत ज्यादा विजिबल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क स्टेन होता है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं आपके सामने ये न्यूक्लियस ड्रा करूं, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा रीजन बहुत ज्यादा जो है वो डार्क नजर आ रहा होता है इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये रीजन जो है आपको इस तरह से नजर आएगा, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, एक भी नजर आ सकता है, कई भी नजर आ सकते हैं, और इन रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इन रीजन्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होते हैं इनके अंदर, इनके साथ कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। देखिए, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कैसा होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि जो डीएनए है, जो डीएनए है वो इस तरह से पड़ा होता है। ठीक है, 10 स्ट्रैंड जो हैं, 10 स्ट्रैंड वो इस तरह से इसके अंदर गए होते हैं। 10 न्यूक्लियर स्ट्रैंड जो है वो इसके अंदर गए होते हैं, और ये अंदर जाके क्या हो रहे हैं? इसके अंदर आर डीएनए, ठीक है, राइबोसोमल डीएनए जो है। राइबोसोमल डीएनए कौन सा डीएनए होता है? जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। ठीक है, राइबोसोम की सिंथेसिस। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली क्या है? ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। और इस रीजन के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए बन के वो क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि
न्यूक्लियोलस इज द इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स बनाएंगे। डीएनए जो डीएनए है ना, आरडीएनए, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, आरडीएनए, इसकी रीडिंग होगी तो राइबोसोमल आरएनए बनेगा। राइबोसोमल आरएनए से क्या बनेगा, राइबोसोम्स बनेंगे। ठीक है, तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकता है और कई न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकता है और कई न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इसकी रीजन की। तो उसके दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, इसके दो रीजन होते हैं। एक होता है पेरीफेरल ग्रेनुलर एरिया, पेरीफेरल कहते हैं साइडो वाला। ठीक है, साइडो वाला, तो वहां पे क्या है, राइबोसोमल यूनिट जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रीकर्सर राइबोसोमल यूनिट। प्रीकर्सर कहते हैं जब जो बाद में जाके राइबोसोम बना देंगे। ठीक है, अब राइबोसोम से पहले वाली स्टेज की बात करें उसको प्रीकर्सर कहते हैं। प्रीकर्सर जो पहले आता है। ठीक है, तो पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया के अंदर क्या चीज मौजूद होगी, प्रीकर्सर राइबोसोमल यूनिट मौजूद होंगे, जबकि सेंट्रल एरिया के अंदर क्या मौजूद होगा, जो है लार्ज, उसको कहते हैं सेंट्रल फेब्रल एरिया, और उसके अंदर लार्ज मार्कुलर वेट वाले आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होगा, जिनकी जो है रीडिंग वगैरह हो रही होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये यही समझ लें कि न्यूक्लियस के अंदर, जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये कोलाइडल मिक्सचर है। ठीक है, जो कि सॉल और जेल का बना होता है, आपको पता है। ठीक है, तो कोलाइडल मिक्सचर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट और आयन वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट एंड आयन सब कुछ मौजूद होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्रोमेटिन लटका हुआ होता है। ठीक है, यानी लटका उसमें बात यह है कि आप पानी एक बर्तन के अंदर पानी डाल दें और उसमें धागा डाल दें, धागा ऊपर तैरता रहेगा। इस तरह से जो पानी जो है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या। ठीक है, और इसका काम क्या है, स्टोरेज प्लेस है फॉर एंजाइम्स। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रॉ मटेरियल जो है उसको स्टोर करता है, और सिंथेसिस ऑफ आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ये भी आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इनके लिए जो चीजें दरकार होती हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह, वो सारी की सारी न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी के, आपके सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आएंगे। ठीक है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि क्रोमोसोम अपीयर होंगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम अपीयर होंगे। ठीक है, आम थ्रू आउट दी लाइफ जो है क्रोमोसोम अपीयर होंगे। सेल डिवीजन के बिना, मतलब थ्रू आउट दी लाइफ जो है, जब तक सेल डिवीजन नहीं होगी, आपको इस तरह मटेरियल नजर आएगा क्रोमेटिन की तरह। ठीक है, क्रोमेटिन, इसको क्रोमेटिन कहते हैं, यानी कि फाइबर लाइक मटेरियल डीएनए जो है इसका खुला हुआ पड़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। इस तरह से आपको नजर आएगा। जब क्या होगी कि सेल डिवीजन होने लगेगी, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम्स के देखें बाजू होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बाजू होते हैं, और बीच में क्या मौजूद होता है, सेंट्रोमियर मौजूद होता है। ठीक है, बीच में क्या मौजूद होता है, सेंट्रोमियर, जिसके साथ इसके आर्म जो है, इसके बाजू अटैच होते हैं। और सेंट्रोमियर के ऊपर एक ऐसी प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम है काइनेटोकोर। ठीक है, और काइनेटोकोर क्या होती है, ये वो साइट होती है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस के अंदर जो आप देखते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, वो दरअसल काइनेटोकोर के ऊपर मौजूद होते हैं। ये जो है कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो डीएनए जो है एक प्रोटीन के ऊपर से बाउंड होता है, दूसरी प्रोटीन के ऊपर बाउंड होता है, तीसरी के ऊपर बाउंड होता है। बाउंड करते करते ये दूसरे के लड़ते लड़ते क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है, डीएनए और प्रोटीन, जिनको न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं, उसका बना हुआ होता है। ठीक है,